क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, हम ले रहे थे स्टीरियोकेमिस्ट्री और उसके अंतर्गत प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और उसके हमने कई शेड्स देखे, उसकी कई टर्मिनोलॉजी और उसका नोमेनक्लेचर वगैरह वगैरह वो सब हमने पहले वाली क्लासेस में लिया। आज हम लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता। ये जो ज्यामितीय समावयवता है, इसमें डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन की दोनों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़ी हुई हो, वे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? कि जिसमें डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन हो और उस कार्बन की जो बाकी जो दो बची हुई वैलेंसी हैं उन पर भिन्न भिन्न परमाणु और समूह लगे हुए हों, वो सब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए दो मेन कंडीशन है। पहला तो कंपाउंड में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और दूसरा डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन की दोनों संयोजकताएं समान समूह से जुड़ी हुई नहीं हो, कि जो दो उसकी वैलेंसी हैं उनमें अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए। तो यौगिक में डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड होने के कारण उसका अक्ष पर घूर्णन नहीं होता है, जबकि सिंगल बॉन्ड वाले यौगिकों में फ्री रोटेशन, मुक्त घूर्णन संभव होता है। इसलिए एक स्वरूपण दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि डबल बॉन्ड वाले यौगिकों में फ्री रोटेशन नहीं होता। इस कारण से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन या प्रतिबंधित घूर्णन उसको हम कहते हैं। ये यहाँ पर यही चित्र में यही बताया गया है कि इसमें कैसे ये फ्री रोटेशन होगा और दूसरे में कैसे ये जो है वो प्रतिबंधित घूर्णन या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, एक जो निडल से सिंगल बॉन्ड और दो जहाँ निडल है उसको डबल बॉन्ड वाले से बताया है, और उसके रोटेशन को। अब हम ये कहते हैं कि इसके अंदर एक ध्यान जो हमको देना है वो ये है कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड जैसे एल्काइंस हैं, उन सब में भी प्रतिबंधित घूर्णन तो होता है, किंतु उसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता है। और क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के से जो जुड़े हुए हैं कार्बन, उसके बाद उसकी तो केवल एक ही वैलेंसी रह जाती है, और वो एक वैलेंसी जो है वो में एक ग्रुप या एटम जुड़ा हुआ होगा, तो उससे तो एक ही संरचना बनेगी। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है उन सब के अंदर जो प्रतिबंधित घूर्णन तो होगा, पर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब हम लेते हैं इसकी, जो हमने पहले वाली कंडीशन ली उसमें तो हमने ये लिया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, ठीक है, और उसके हमने यहाँ पर रोटेशन से बताया। अब हम इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो लेते हैं, और उसमें यह है कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन की दोनों संयोजकताएं समान समूह से जुड़ी हुई नहीं हो, क्योंकि उस स्थिति में प्रतिबंधित घूर्णन के कारण जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें कोई ही भी अंतर नहीं होगा, अर्थात एक ही विन्यास हुआ, और एक ही विन्यास होने के कारण फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनाते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे डाई हेलो एल्कीन, ठीक है। अब ये डाई हेलो एल्कीन जो हमने लिया है, इसके अंदर देखो जो ये डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड से, उसके बाद उसकी जो दोनों वैलेंसी है उस पर अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हेलोजन। तो इस तरीके से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो फर्स्ट वाला हो गया समपक्ष और दूसरा हुआ विपक्ष। समपक्ष जिसमें हेलोजन हेलोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों एक साइड में है, और जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हेलोजन हेलोजन दोनों विपरीत दिशा में है, उसको हम विपक्ष। इसी तरीके से 2 ब्यूटीन वो हम लेते हैं। इसमें भी देखिए, क्योंकि एक कंडीशन तो ये है
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, तो वो तो इसके अंदर है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। उसके बाद उसकी दोनों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक CH3 और एक हाइड्रोजन। तो इस तरीके से जिसमें दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड में है वो समपक्ष, और जिसमें हाइड्रोजन विपरीत है वो विपक्ष। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं ब्यूटीन डाइओइक एसिड। उसके अंदर भी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। उसके बाद दोनों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या समूह से जुड़ी होनी चाहिए, तो एक हो गया हाइड्रोजन और दूसरा हो गया COH। तो इस तरीके से ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, जिसमें दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है वो समपक्ष और दूसरा विपक्ष। इसी तरीके से और एग्जाम्पल 2-ब्यूटेनोइक एसिड और फेनिल प्रोपेनोइक एसिड, इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं और वो सब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं। तो ये तो हमने ली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और उसकी कंडीशन का कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इसके लिए हमने 2 कंडीशन ली थी और उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अब हम लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामिति समावयवों के विन्यासों का निर्धारण, कि इसके जो विन्यास बने हैं, कॉन्फ़िगरेशन जो भी बने हैं उनको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं। कि ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेर जो है वो विपक्ष विन्यास वाला होगा या समपक्ष विन्यास वाला होगा, कि इसके जो सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं उनको हम कैसे डिटरमिन कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए कई सारे मेथड दिए हैं, उसमें जो मेन आते हैं वो पहला आता है चक्रीकरण विधि, साइक्लाइजेशन मेथड। दूसरा मेथड जो डिटर्मिनेशन का है वो है डाइपोल मोमेंट मेथड। तीसरा जो मेथड है कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमिन करने का वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट द्वारा। इसके अलावा भी कई सारे और मेथड हैं, उसमें हम लेते हैं एक्सरे, स्पेक्ट्रोस्कोपी, उनके द्वारा भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर का विन्यास निर्धारण कर सकते हैं। पर मेनली हम ये 3 लेते हैं, उसके अंदर साइक्लाइजेशन, डाइपोल मोमेंट मेथड और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। पहला हम लेते हैं साइक्लाइजेशन मेथड। इस मेथड के अंदर समपक्ष या सिस में क्रियात्मक समूह एक ही साइड में होते हैं, इसलिए उनमें इंटरनल रिएक्शन के कारण मॉलिक्यूल में साइक्लाइजेशन हो जाता है, जबकि विपक्ष में ऐसा नहीं होता है। कि जो साइक्लाइजेशन मेथड है उसके अंदर अगर हम देखें तो जो सिस आइसोमर है, सिस का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों ग्रुप हैं वो एक ही साइड में हैं। जब दोनों ग्रुप एक ही साइड में होते हैं तो इनके अंदर इंटरनल रिएक्शन होती है आपस में, और उसके कारण से वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसका साइक्लाइजेशन हो जाता है। जबकि विपक्ष के अंदर क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में हैं तो उनके अंदर इंटरनल रिएक्शन नहीं होती है। इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल लें तो उस एग्जाम्पल के अंदर जो मैलेइक अम्ल है वो उसको अगर हम 140 डिग्री पर गर्म करते हैं तो वो मैलेइक एनहाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और इसका साइक्लाइजेशन हो गया, क्योंकि दोनों COH ग्रुप एक ही साइड में थे इस कारण से। जबकि फ्यूमेरिक एसिड के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो हम इस साइक्लाइजेशन मेथड से भी सिस और ट्रांस का पता कर सकते हैं। जो सिस होंगे उसके अंदर ऐसा साइक्लाइजेशन हो जाएगा और जो ट्रांस होंगे उनके अंदर ऐसा साइक्लाइजेशन नहीं होता है। सेकंड जो मेथड लेते हैं वो है डाइपोल मोमेंट मेथड। तो ये यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया डाइक्लोरोइथिन का। तो इसके अंदर जो सिस फॉर्म है उसका डाइपोल मोमेंट
1.85 dBi है, जबकि ट्रांस का इसके अंदर 0 होता है, क्योंकि सामान्यतया समकक्ष रूप द्विध्रुव आघूर्ण वाले होते हैं, जबकि विपक्ष रूपों का कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता है। इसका कारण ये है कि समान समूह विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव उदासीन कर देते हैं, और इस कारण से विपक्ष जो है या ट्रांस जो है उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। इसी तरीके से ये 2-ब्यूटीन, इसमें भी सिस का तो कुछ डायपोल मोमेंट है जैसे कि 0.4 dBi, जबकि ट्रांस का यहाँ पे 0 होता है, क्योंकि विपरीत समूह ये जो समूह है वो विपरीत दिशा में जुड़े हुए होते हैं, तो वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। तो हम इससे भी पता कर सकते हैं कि कौन सा सिस होगा कौन सा ट्रांस होगा, क्योंकि सिस के कुछ न कुछ डायपोल मोमेंट होता है, जबकि ट्रांस वाले कोई डायपोल मोमेंट नहीं शो करते हैं। थर्ड जो हम मेथड लेते हैं ये डिटर्मिनेशन का, वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो ज़्यादातर जो ट्रांसफॉर्म है उनके ये जो मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे दे रखे हैं, तो उनके गलनांक और क्वथनांक भी ट्रांस के हाई होते हैं, क्योंकि इनमें वंडरवाल फोर्सेस होते हैं इस कारण से। तो ये यहाँ पे देखो मेलेई कम जो सिस है उसका 130, और जो फ्यूमेरिक जो है वो ट्रांसफॉर्म है उसका 287। तो इनके इसी तरीके से ये एलोसिनेमिक एसिड उसका भी 68 जो सिस है, और सिनेमिक एसिड उस जो ट्रांस है उसका 133 डिग्री। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सब ट्रांस वालों के हाई हैं, क्योंकि इनके अंदर वांडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होते हैं समकक्ष रूपों की तुलना में, इस कारण से। किंतु यहाँ पर एक ये आइसोक्रोटोनिक अम्ल और क्रोटोनिक अम्ल है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर आइसोक्रोटोनिक एसिड जो कि सिस फॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री है, और जो ट्रांस है उसका केवल 72 डिग्री है। जबकि इससे पहले हमने कहा कि जो ट्रांस होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, किंतु ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आइसोक्रोटोनिक एसिड और क्रोटोनिक एसिड में इसका उल्टा है, क्योंकि इसमें विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह दोनों कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हों तो वांडरवाल बल समकक्ष रूप का अधिक हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति में समकक्ष रूपों के गलनांक व क्वथनांक विपक्ष रूपों से अधिक होते हैं, और यही चीज़ इस आइसोक्रोटोनिक एसिड और क्रोटोनिक एसिड के ऊपर लागू होती है, इसलिए ये ऐसे अलग से बिहेवियर शो करता है। तो ये हमारे कुछ थे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं उनको डिटरमाइन करने के मेथड। इसके अलावा एक्सरे और स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से भी हम इन आइसोमर को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, नामकरण की ई व जेड पद्धति। तो इसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, और उसके लिए हम ई जेड सिस्टम काम में लेते हैं। ये ई जेड सिस्टम जो है या ई जेड सिस्टम से नोमेनक्लेचर जो करते हैं वो ज्यामिति समावयवता का ये नोमेनक्लेचर है कि ज्यामिति समावयवता जो भी समावयवी शो करते हैं उनको हम ई और जेड नामकरण से बताते हैं। ई और जेड भी जो है वो एक तरीके से सिस और ट्रांस ही समरूप है। जेड जो है वो सिस के और ई जो है वो ट्रांस के। ये ई जेड सिस्टम जो दिया है और नाम जो दिए हैं वो जर्मनी के नाम के आधार पर है। तो इसमें जेड जो सिस के समरूप है, जर्मन में ये जेड वर्ड जो लिया है वो उससे लिया है ZUSAMMEN, जैसे मीन से इसका मतलब होता है साथ साथ।
इसी तरीके से ई जो है, जो ट्रांस के समरूप है, ये जर्मन वर्ड ENTGEN से, एंटीजेजेन से लिया गया है। इसका मतलब है विपरीत, विपरीत, और वो शो करता है ट्रांस को। अब ये जो EZ सिस्टम से हम नोमेनक्लेचर करते हैं, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स को हमें ध्यान में रखना होता है। कि इसमें जो स्टेप्स हैं उसी को हम फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से ही हम इनका नामकरण करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए परमाणु अथवा समूह हैं, वो अनुक्रम नियम के अनुसार उनको हम लिख देते हैं। जो भी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए ग्रुप और एटम हैं, उनको हम, जो हमने पहले पढ़ा था अनुक्रम नियम, उसके हिसाब से उसको प्रायोरिटी देते हैं। और हाई प्रायोरिटी जो है उस अनुक्रम नियम के हिसाब से हम दे देते हैं कि दोनों परमाणुओं के उच्च प्रायिकता अथवा वरीयता वाले परमाणु या समूह अगर एक ही तरफ हैं या वो विपरीत है। तो सबसे पहले हमें अनुक्रम नियम देखना है, फिर उस अनुक्रम नियम के हिसाब से हमें उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। और उसके बाद उन हाई प्रायोरिटी वाले अगर एक ही साइड में हैं या वो हाई प्रायोरिटी वाले एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। अगर वो एक ही तरफ है तो अणु का विन्यास Z होगा, और यदि वो प्रायोरिटी वाले विपरीत दिशा में हैं तो उनका विन्यास E होगा। तो Z तो यहाँ पर सिस को बताएगा और E जो है वो ट्रांस को बताएगा। अब हम उच्च वरीयता वाले परमाणु अथवा समूह को स्टार से अंकित कर देते हैं। और अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम लें 2-ब्यूटीन। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और उसके बाद क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है तो एक कंडीशन तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद कार्बन से दोनों अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए। तो एक है CH3 और दूसरा है H। अब हम इसकी प्रायोरिटी देख लेते हैं अनुक्रम नियम के हिसाब से। तो इसमें हम CH3 को प्रायोरिटी देते हैं और उसको स्टार उसके ऊपर लगा देते हैं। तो इस तरीके से दोनों जो CH3 हैं वो एक ही साइड में आ जाते हैं, तो वो Z, और विपरीत दिशा में आ जाते हैं तो E। इसी तरीके से 1,2-डाइक्लोरोइथीन, इसमें भी देखें तो जो ClCl है वो एक ही साइड में है तो वो Z, और जो अलग ClCl विपरीत दिशा में है तो वो E होंगे। इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर हम इस तरीके से करेंगे कि पहले हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, फिर देखते हैं कि ये एक ही साइड में है या विपरीत दिशा में। एक ही साइड में है तो वो सिस के हिसाब से Z होगा, और जो विपरीत दिशा में है तो वो ट्रांस के हिसाब से E होगा। तो इसी तरीके से 1-क्लोरो 1 ब्रोमो 1-क्लोरोप्रोपीन, और एग्जाम्पल है 2 ब्रोमो 1-क्लोरोप्रोपीन, और एक एग्जाम्पल है 1 ब्रोमो 1-क्लोरो 2-आयोडोप्रोपीन। तो इस तरीके से इसके कई सारे उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं और उसके बाद में इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये आपको कई सारे एग्जाम्पल लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करो, तो उससे ये EZ सिस्टम से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नाम कैसे लिखा जाता है वो आ जाता है। थैंक यू।